तो आज हमारा चौथा दिन। तो हम डेली 40 क्वेश्चन इतिहास के करते हैं, 40 क्वेश्चन संविधान के, 40 क्वेश्चन भूगोल के करते हैं। तो कल हमने 120 क्वेश्चन करा था, तो आज उसके आगे करेंगे 120 यानी 160 क्वेश्चन तक। तो एक बार मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 170 से, क्योंकि यहाँ से मौर्य साम्राज्य है। तो फिर से 3 क्वेश्चन यहाँ से हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपनी कंसिस्टेंसी किसी भी तरीके से मैं कोशिश करूँगा अपनी बनाए रखने, मुझे नहीं तोड़ना है। मैं डेली 120 क्वेश्चन करूँगा, तो करूँगा कैसे भी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद मौर्य वंश के सिंहासन पर बैठा। तो उसका पुत्र बैठा होगा बिंदुसार, ये हमारा सही है, बिंदुसार। तो इसका सोल्यूशन है चंद्रगुप्त मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार 297 ईस्वी से पूर्व मगध के सिंहासन पर बैठा। बिंदुसार का उपनाम था अमित्रघात, इसे शत्रुओं का भक्षक कहा जाता है। इसको अमित्रघात भी कहा जाता है बिंदुसार को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 कि अंतिम मौर्य साम्राज्य की हत्या का जिम्मेदार कौन है। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या का जिम्मेदार कौन है। तो पुष्यमित्र शुंग, इसका सही आंसर है पुत्रमित्र शुंग। तो देख लेते हैं कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। जो अंतिम मौर्य सम्राट था वो बृहद्रथ था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का मुख्य सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश राजवंश की स्थापना की। इसने बृहद्रथ को मार के हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना किया। पुष्यमित्र शुंग ने इसने अशोक के कई स्तूपों और शिलालेखों को नष्ट कर दिया। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। और जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और नए वंश शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी। तो इसका आंसर है 30। तो मौर्य सेना एक विशाल सेना के रखरखाव के लिए जाना जाता था। तो रोमन लेखक प्लिनी ने उल्लेख किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 9,000 हाथी तथा 30,000 घुड़सवार और 6 लाख पैदल सेना। 9,000 हाथी, 30,000 घुड़सवार, 6 लाख पैदल सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, इतनी बड़ी सेना थी। तो मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी 30 सदस्यों को सौंपी गई थी, जो कि सशस्त्र बलों के प्रशासन के जिम्मेदार थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर कभी पूछ दे कि मौर्य सेना के सदस्यों की जानकारी कितने लोगों को सौंपी गई थी, तो 30 लोगों को सौंपी गई थी। और इसके सेना में 9,000 हाथी, 30,000 घोड़ा और 6 लाख पैदल सिपाही थे। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। तो कह रहा है कि भारतीय समाज का 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया। भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया। सही आंसर है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो कि भारत का नहीं था, उसने भारतीय समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया। कहा है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका, तो इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया, जो इस प्रकार है। प्रथम श्रेणी दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालन, चौथा कारीगर, पाँचवां योद्धा, छठवां निरीक्षक, सातवां सभासद। मेगास्थनीज ने बताया कि भारतीय समाज के सामाजिक व्यवस्था में दास प्रथा नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है तो 120 तक तो हमने कल ही करा था, तो आज से हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है 121 से। तो अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य का एक प्रांतीय केंद्र नहीं था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी वाला इंद्रप्रस्थ। तो अशोक के शिलालेखों के अनुसार इंद्रप्रस्थ मगध साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था, ठीक है। इंद्रप्रस्थ मगध साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था। अशोक मौर्य वंश का राजा था, इसने 14 शिलालेखों का निर्माण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। यहाँ पे 22 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है। इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मौर्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने। मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है कौटिल्य ने जी। तो जो कौटिल्य है इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं।
राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग निर्देश किए थे। ठीक है, तो कौटिल्य की जो पुस्तक है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं, इन्हें चाणक्य हम कहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। तो कौटिल्य ने 7 सिद्धांत दिए थे, 7 सिद्धांत दिए थे, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। तो इसमें पूछा है कि इनके सिद्धांत में अमात्य को क्या कहा जाता है। अमात्य को, तो अमात्य को मंत्री या अधिकारी कहा जाता था। तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य को मंत्री या अधिकारी से कहा जाता था। यह राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण अंग था, जिसके बिना राजा द्वारा शासन संचालित कठिन ही नहीं असंभव था। अमात्यों की संख्या राजा की इच्छा पर निर्भर थी। ठीक है, तो अमात्य जो होते थे उन्हें मंत्री या अधिकारी कहते थे। आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो सबको पता है कलिंग पर विजय अशोक ने प्राप्त की, और कलिंग है कहाँ पे, तो कलिंग उड़ीसा में है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौर्य शासकों ने राजभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो अपने राजभिषेक के 8वें वर्ष इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणाम की विजय में अशोक ने 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। विजय प्रांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए, एक तो राजधानी तोसिल, एक जूनागढ़। तो कलिंग के युद्ध के बाद ही अशोक ने जो है युद्ध छोड़ दिया। ठीक है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। 8 वर्ष बाद। सही आंसर है 8 वर्ष बाद, 261 में 8 वर्ष बाद। ठीक है, यानी 253 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था, 253 में, और 261 में विजय प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया। सही आंसर है अशोक। तो अशोक ने अपनी राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद विजय प्राप्त की, और उसके बाद वहाँ पे इतना मारकाट हुआ, इतना खून खराबा हुआ कि उन्होंने युद्ध करना ही छोड़ दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। प्रश्न है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर। सही आंसर है सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। यहाँ पे देख लेते हैं। तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, उसे पराजित किया। हार के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी तथा हेरात एवं मकरान प्रांत चंद्रगुप्त को दे दिया। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो सेल्यूकस निकेटर था वो सिकंदर का राजदूत था, और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसकी पुस्तक इंडिका है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 है हमारा कि किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद घनानंद को पराजित किया। तो कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से किन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित किया था। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, डी वाला चंद्रगुप्त मौर्य सही है। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 और 21 ईसा पूर्व में अपने गुरु चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य कहते हैं, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, की सहायता से मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, जहां नंद वंश के राजा घनानंद का शासन था। तो मौर्य वंश से पहले वहाँ पे नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर अपनी मौर्य वंश की स्थापना की। इसके साथ ही मगध के नंद वंश का पतन हुआ और विशाल मौर्य वंश का उदय हुआ, जो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, जिसे वर्तमान में पटना बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन दे रखा है कि हमें ये मिलान वाला क्वेश्चन दे रखा है कि कौन से कथन सही हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ये हमारा सही है। फिर दूसरा है चाणक्य के किस
विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए हैं। चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए हैं, सही है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो चाणक्य की ही पुस्तक है, तो दोनों सही हैं। तो डी वाला, एक और डी दोनों सही हैं। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो कई लिपि में मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, अरबाइक लिपि में, लेकिन सर्वाधिक जो शिलालेख लिखे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था। जो समाहर्ता नामक अधिकारी मौर्य काल में था उसको क्या काम करना था, उसे क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर है कर निर्धारण। जो समाहर्ता अधिकारी था उसका काम था कर को निर्धारित करना, जो लगान यानी कर वसूला जाता था। तो मौर्य काल में राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता होता था, जिसका मुख्य कार्य कर निर्धारण करना था। इसके अधीन शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष आदि अनेक कर्मचारी थे। बस इतना आप लोग देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो क्वेश्चन बेहद आसान है। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने ही घनानंद को मारा था। घनानंद को मार के 322 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना किया था, और उनकी सहायता से मारा था कौटिल्य यानी कि चाणक्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में मौर्य वंश की नींव रखी थी और विशाल मौर्य वंश साम्राज्य की स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कश्मीर से लेकर दक्षिण तक कर्नाटक तक था। पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में फारस यानी ईरान तक फैला हुआ था, बहुत बड़ा क्षेत्र था। चंद्रगुप्त के शासन में चाणक्य को प्रधानमंत्री का पद था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें प्रशासनिक नियमों का उल्लेख है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 32 है। निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था। तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। तो ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसमें कई एशियाई लिपियों का विकास हुआ है। प्राचीन लिपि के उत्कृष्ट उदाहरण सम्राट अशोक द्वारा ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बनाए गए शिलालेख। ठीक है, अशोक प्रथम शासक थे जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि में पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी उसे किसने पढ़ा। तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आगे क्वेश्चन है 133। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। तो सही आंसर है बी, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। तो ब्राह्मी लिपि को भारत की अधिकांश लिपियों की जननी माना जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग सम्राट अशोक के लेखों में हुआ था। 5वीं सदी में 350 ईसा पूर्व तक इसका एक रूप, इसकी 2 उत्तरी एवं दक्षिणी मिलती हैं। उत्तरी धारा में कई सारी लिपियां हैं, देवनागरी लिपि। फिर दक्षिणी धारा में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कलिंग आदि लिपियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, सबको पता है, बृहद्रथ था, जिसकी मृत्यु पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था 184 ईसा पूर्व में। यह एक अयोग्य शासक था, यानी सही शासक नहीं था। उसने राजकाज एवं सैनिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं लिया, वरना अपना सारा समय भोग विलास में व्यतीत करता था। उसका लाभ उठाकर बृहद्रथ के सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग था, जिसने इसकी हत्या की, इसका ही सेनापति था, इसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, सबको पता है, कलिंग का युद्ध, और ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि सम्राट अशोक ने 273 से 276 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। कलिंग की विजय 261 में इसने कलिंग की विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है, अशोक धम्म की नीति में विश्वास रखता था। उसकी लुम्बिनी यात्रा और लुम्बिनी को कर से छूट देने को
वर्णन रुमनदेही स्तंभ में है। और अशोक ने जब कलिंग पर युद्ध किया था तो अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। कौन सा शासक है जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। तो अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य राज से संबंधित है, बिंदुसार मौर्य राज्य से संबंधित है। लेकिन बिंबिसार ये मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है क्योंकि ये हर्यक वंश से संबंधित है। तो बिंबिसार मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। तो मगध साम्राज्य के साथ 3 राजवंशों के शासन को समाहित करता है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। इसमें पहला और महत्वपूर्ण राजवंश हर्यक वंश है। इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा कि राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के लिए जिम्मेदारी दी थी। तो राजा की पुत्री का नाम क्या था जिसको उन्होंने मौर्य बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लगाया था। तो सही आंसर है संघमित्रा। तो संघमित्रा राजा अशोक की पुत्री थी जिसे बौद्ध धर्म के मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र के साथ पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 138। निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो सही आंसर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से यानी कौटिल्य की सहायता से, और घनानंद की हत्या कर दी थी। जो नंद वंश का शासक था घनानंद, इसकी हत्या किया, तब जाके चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किया और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया जो कि वर्तमान में पटना बिहार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 139 कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्तीर्ण किए। तो अशोक ने शिलालेखों को लिखवाया था। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। कह रहा कि अंतिम सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो फिर वही बात है, अमरीश सम्राट था कौन, बृहद्रथ था। उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सब कुछ रिवीजन हो जा रहा है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज़ को हम कई बार पढ़ ले रहे हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था जिसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से है, ये सही है। वो मौर्य वंश का तीसरा शासक था। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया। सही है, कलिंग का विजय, जब कलिंग पर युद्ध किया तो युद्ध तो जीत गया, लेकिन उसके बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया, युद्ध छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा खून खराबा हो गया कि इसने छोड़ दिया। और इसने जो कलिंग पर युद्ध किया था वो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष किया था। ठीक है, अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, ये सही है। चंद्रगुप्त मौर्य इसके दादा थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे, बिंदुसार के बेटे अशोक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चाणक्य नामक एक विद्वान व्यक्ति भी अशोक का विरोध करते थे, ये गलत है। ठीक है, ये तो गलत है, कौटिल्य। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, हमारा यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालक्रम को दर्शाता है। तो सही आंसर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक, फिर अशोक के बाद बृहद्रथ। तो मौर्य वंश का शासक 322 से 184 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य वंश ने 138 वर्ष तक भारत पर शासन किया, 138 वर्ष तक। इसका स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य इसका श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, जो कि कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से किया था। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान शक्तिशाली बनकर विश्व भर प्रसिद्ध हुआ। मौर्य वंश और उनके शासकों की सूची यहाँ पे दे रखी है। तो सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था 322 से 298, फिर बिंदुसार 298 से 273,
फिर अशोक 273 से 236, फिर बृहद्रथ लास्ट में था 187 से 184। बृहद्रथ लास्ट शासक था जिसकी हत्या इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और उसकी जगह शुंग वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, बड़ा कर देते हैं। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई थी? तो सही आंसर है 1958। हालांकि ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाएगा अगर पूछेगा, हालांकि जीडी में पूछा गया है। कंधार के द्विभाषी शिलालेख सम्राट अशोक द्वारा 260 ईसा पूर्व में शिला पर 2 भाषाओं ग्रीक तथा अरमाइक में उत्तीर्ण किया गया था। यह अशोक द्वारा निर्मित पहला शिलालेख था, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है। जो कंधार का अभिलेख था वह अशोक द्वारा निर्मित पहला शिलालेख था। इसकी खोज 1958 में की गई थी, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? सही आंसर है सांची। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक स्तंभ सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 145 कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैटुल्य की सहायता से मगध पर, कौटिल्य मतलब वो चाणक्य जी, मगध में साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य की स्थापना की। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की? तो सबको पता है कि नंद वंश को। और किसको मारा था? घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंदों के उखाड़ फेंका था। 322 में घनानंद को मार के मौर्य वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो सेल्यूकस जो निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेना राजदूत था, उसने किसके साथ युद्ध लड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध लड़ा था सेल्यूकस निकेटर। आगे क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय जो मौर्य शासकों के दौरान बनाई गई थी। कि गुजरात में कोई झील बनाई गई थी, वो किस और जो मौर्य शासन के द्वारा बनाई गई थी वो झील का नाम क्या है? तो उस झील का नाम है सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार क्षेत्र में स्थित है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उसके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। तो जो सुदर्शन झील है वो गुजरात में है, वो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। ठीक है, लिखा है कि सम्राट अशोक ने इस झील का पुनर्निर्माण कराया था। बाद में इस समय स्कंदगुप्त ने बड़ी उदारता के साथ धन खर्च किया और इस झील पर एक बांध का निर्माण करा दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर रुद्रदामन ने भी सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक के आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है जिन्होंने गैप है वर्तमान में तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। तो मैंने कहा था कई बार, वहाँ पे मैं कह रहा था कि कलिंग पर अशोक ने विजय प्राप्त की, और कलिंग हमारा है कहाँ पे? यहाँ पे उड़ीसा दे रखा है। तो ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को नहीं पता है कि कलिंग हमारा उड़ीसा में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? किसे देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है अशोक। तो अशोक को एक और नाम से जाना जाता है, देवानाम प्रिय। तो अशोक प्राचीन भारत में मौर्य वंश का तीसरा राजा था। अशोक को देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाम से जाना जाता है। उसके समय मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक, बंगाल में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। तो बस ये हमारा, फिर हम आते हैं अपने मौर्योत्तर साम्राज्य में। हमारा मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, अब हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर साम्राज्य। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है कि पुष्यमित्र यानी मौर्योत्तर का मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद जो वंश हुए उनके बारे में। तो पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उस वंश का नाम कौन सा है? तो मौर्य वंश के बाद किस वंश का स्थापना हुआ? तो शुंग वंश।
पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी, उसके बाद इसने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत का भी आयोजन किया। सही आंसर है कनिष्क। तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय 383, चतुर्थ, तृतीय 251, चतुर्थ। ये हमारी बौद्ध संगतियाँ हैं। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडनगर, ये पूछा जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था। इसका सही आंसर है मणिपुर। तो निंगथौजा वंश के राजा मणिपुर पर शासन किया गया। यह मणिपुर के पूर्ववर्ती राज्य के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से था। इसकी स्थापना 33 वर्ष ईसा पूर्व में नोगंडा लरेन पंग गावा में की गई थी। अब ऐसे क्वेश्चन हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दिया है, तो इसी से हमारा हो जाएगा कि निंगथौजा राजा ने मणिपुर पर शासन किया था। आगे हमारा क्वेश्चन है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। इसने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश का सेनापति था। उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा सत्ता प्राप्ति की तिथि 184 ईसा पूर्व मानी जाती है। पुराणों के अनुसार उसका शासनकाल 36 वर्ष का था, अर्थात उसने 148 ईसा पूर्व तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग उज्जैन का एक ब्राह्मण था। इसके पुरोहित एवं प्रधान महर्षि पतंजलि थे, जिन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ आयोजन करवाया था। इंडो यूनान शासक मिनांडर को उसने पराजित किया था। भरहुत स्तूप का निर्माण भी करवाया था। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी अग्निमित्र, वजुश्रेष्ठ, वसुमित्र, भद्रक, भागवत, देवभूति अंतिम शासक था, जिसकी हत्या वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर दी और कर्ण की स्थापना किया। ठीक है, 154 हमारा क्वेश्चन है कि किस राजा ने उड़ीसा में उदयगिरि की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया था। किस राजा ने उड़ीसा में उदयगिरि की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेखों का निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर है खारवेल ने। कलिंग राजा खारवेल ने उड़ीसा के उदयगिरि की पहाड़ियों पर हाथी गुफा का उत्कीर्णन करवाया था। तो यहाँ पे अभिलेख है, यहाँ पे शासक है। तो जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, प्रयाग अभिलेख, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है हमारा, लिखित में से कौन सा कुषाण वंश का शासक नहीं है। सही आंसर है नपा, यानी वासुदेव, वशिष्ठ। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पढ़ना ही पड़ेगा हमको, क्या ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। ये सही क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 57 ईसा पूर्व में। तो मालवा के शासक विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रचलन किया। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत को कृम संवत या मालवा संवत कहा जाता है। शक संवत 78 ईसा पूर्व में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो विक्रम संवत है वो 57 ईसा पूर्व में और शक संवत 78 ईसा पूर्व में शुरू किया था। जबकि 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, जो विक्रम संवत है 57 ईसा पूर्व में और शक संवत 78 ईसा पूर्व में, गुप्त संवत 319 ईस्वी में। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित शासकों में से किसे एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। किस शासकों में से किसके लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। तो सही आंसर है गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को एक का ब्राह्मण भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 158। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोट्टीप्रोलु नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है। गोट्टीप्रोलु नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है, जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है।
सही आंसर है आंध्र प्रदेश, सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में गुट्टुप्रोलु नामक पुरातात्विक स्थल है जो एक प्राचीन काल में समुद्री व्यापार केंद्र का प्रभाव प्रदान करता है। यह तिरुपति नेल्लोर से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है विदेशी आक्रमण, हमारा नया टॉपिक है कि किस विदेशी आक्रमणकारी ने किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे? तो इसका सही आंसर है मेगास्थनीज ने, नहीं सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कार्नेलिया का विवाह कर दिया था। ठीक है, देख लेते हैं सोल्यूशन यहाँ पे दिया होगा। तो यहाँ पे दिया है कि सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने बेबीलोन का राजा बना, बैक्ट्रिया पर विजय प्राप्त की, भारत पर विजय की लालसा से वह भारत की ओर बढ़ा और चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया जिसमें उसकी पराजय हो गई। तो 303 ईस्वी में संधि हुई जिसकी शर्तें निम्न थी। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात, मकरान दहेज के रूप में दे दिया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किया। सेल्यूकस को 500 हाथी दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। तो हम डेली 120 ही क्वेश्चन करते हैं, 40 क्वेश्चन करते हैं। तो आज हमारा चौथा दिन है तो हम 160 तक रुक जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन 130 से 150 ईस्वी में भारत में एक शासक थे? सही आंसर है रुद्रदामन। तो भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन था। तो रुद्रदामन शकों के शासक थे। ठीक है, जिसके राज्य अधिकार में सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा और गुजरात एक बड़ा भाग था। इसने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का मरम्मत करवाई थी। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतिहास के 40 प्रश्न। अब हम करेंगे संविधान के 40 प्रश्न। ठीक है, तो आज हम करेंगे संविधान में 40 क्वेश्चन। तो हमने 120 क्वेश्चन तक कर लिया है क्योंकि आज हमारा चौथा दिन है। तो चौथे दिन में हम भी 120 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन और करेंगे तो 160 तक हो जाएगा हमारा। इससे पहले इतिहास कर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा 21वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनसंख्या गणना का संघ का विषय है? तो इसका सही आंसर है बी वाला, यानी अनुच्छेद 246। तो ये टॉपिक जो है हमारा अनुच्छेद वाला है। तो संविधान के अनुच्छेद 246 में 7वीं सूची में संघ सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। यानी जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो तीनों सूचियाँ बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वो अनुच्छेद 246 में उसकी चर्चा की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? क्वेश्चन बेहद आसान है, अनुच्छेद 164। और जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो 74 में होती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पे की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है? अस्पृश्यता, क्वेश्चन बेहद आसान है, 17 अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उल्लेख है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 371, ये सही है, अनुच्छेद 371। ठीक है, तो अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों को विशेष उपबंध दिलाता है। अनुच्छेद 371। ठीक है, और 371 क में नागालैंड राज्य, 371 ख में असम राज्य, 371 ग में मणिपुर। ठीक है, आगे चलते हैं कि 371 क में किस राज्य के बारे में विशेष है? तो ये आंसर है नागालैंड, 371 क में नागालैंड। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? तो 323 लोक सेवाओं की रिपोर्ट, 323 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट से संबंधित है। आगे एक क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के मूलतः अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है। जब भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं। पहले 8 अनुसूचियाँ थी लेकिन अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, आगे 128 की अनुच्छेद 172 में क्या है? किस राज्य की भंग नहीं,
अनुच्छेद 172 के अनुसार किसी राज्य की भंग नहीं की जा सकती, किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं की जा सकती, ये वाला विधान परिषद भंग नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला है। अनुच्छेद 172(2) के तहत 172(2) के तहत किसी भी राज्य की जो विधानसभा है उसे भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 129 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, भाग 1, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है। तो सहकारी संघवाद ये वाला सही है, ठीक है। आगे 131 है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 1 जो है हमारा भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 है हमारा कि भारत में नए राज्यों का परिवेश। अनुच्छेद 3 है हमारा कि भारत नए राज्यों की सीमाओं और नाम बदल सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 4 में दिया गया है कि भारत जो है अगर कोई संशोधन करता है अनुच्छेद 2 या 3 में तो वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि अनुच्छेद 1 में संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश उनकी स्थापना और तीसरे में दिया है कि राज्यों के नाम सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है संसद। आगे क्वेश्चन नंबर 132 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो अनुच्छेद 361 में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 133 दे रखा है हमारा कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है। अनुच्छेद 102 यानी अनुच्छेद 102 में कहा गया है कि अगर कोई भी संसद का सदस्य है जो किसी लाभ के पद पे है तो उसके सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 98 में दिया गया है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 100 में दिया गया है सदनों में मतदान। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 134 कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले में के संबंध में कानून बनाने के अधिकार है। यानी किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची के मामले में किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 246, तो अनुच्छेद 246, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 135 कि भारतीय संविधान ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई। तो इसका सही आंसर है 1949 में। तो यहाँ पे पूरा डिटेल से दे रखा है, पूरा A to Z सारा यहाँ पे डिटेल से दे रखा है। कह रहा है कि 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया तथा इसे एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया जिसे जम्मू कश्मीर को छूट दी थी ताकि वो अपने संविधान का मसौदा तैयार कर सके और राज्य की भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित कर सके। यह संविधान के प्रारूप में N गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ज्ञातव्य है कि भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान को अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य के विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र बना दिया गया। यानी जो अनुच्छेद 370 है उसे 5 अगस्त 2019 के द्वारा हटा दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संघ का कार्यपालक से संबंधित है। तो अनुच्छेद मुझे लगता है 52 से 78, अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 137 कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है। ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, उसे हटा के 300A में ला दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है।
अनुच्छेद 105 के विशेषाधिकार से संबंधित है। संसद सदस्यों को संबंधित सदन या समितियों में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसके लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती तथा न्यायालय में भी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। संसद या उसके विशेषाधिकारी का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 139 कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112A के अनुसार 112 में बजट के बारे में कहा गया है कि सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों के समक्ष रखा जाएगा। तो इसका सही आंसर है डी, राष्ट्रपति। डी, राष्ट्रपति। यानी जो बजट होता है वो संसद के दोनों सत्रों में रखा जाएगा। ये कौन तय करता है? ये राष्ट्रपति तय करता है और ये अनुच्छेद 112A में कहा गया है और अनुच्छेद 112A में बजट की चर्चा है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ए वाला सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 79 में सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है, 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। ठीक है, 114 में विनियोग विधेयक, 124 में उच्च, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है, 312 में अखिल भारतीय आयोग है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है 141, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक? तो अनुच्छेद 110। ये आपको याद होना चाहिए, अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान कानून में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक? अनुच्छेद 110 धन विधेयक। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर से संबंधित है। फिर हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जिसे हाल ही में हटा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है? तो मैंने कहा था कि बजट जो है हमारा अनुच्छेद 112 में है और जो राष्ट्रपति है वो 112A में कहा गया है कि राष्ट्रपति इसे दोनों सदनों में रखेगा, दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। 108 में हमारा कहा गया है संयुक्त बैठक के बारे में, 110 में हमारा धन विधेयक के बारे में कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक? तो अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सत्रों की संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक को कौन आयोजित करता है? तो राष्ट्रपति आयोजित करता है। और जो संयुक्त बैठक होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें याद करना है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक, आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 244A। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है? तो अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में, तो हमारा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 149, कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में सीटों का आरक्षण है? तो अनुच्छेद 330 कहाँ गया? ये अनुच्छेद 330 है, यानी लोकसभा में SC और ST के आरक्षण की चर्चा अनुच्छेद 330 में कहा गया है। अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाता है, प्रस्तावना। नया टॉपिक शुरू हो गया, प्रस्तावना। ठीक है, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख है, गणतंत्र शब्द का उल्लेख है, समाजवादी का उल्लेख है, लेकिन संघवाद का अनुच्छेद नहीं है, उल्लेख नहीं है। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस व्यक्ति की गरिमा का सुनिश्चित करना है? किसी व्यक्ति की गरिमा को, तो व्यक्ति की बंधुत्वता और गरिमा को सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 152, कह रहा कि संविधान सभा में उद्देशिका को निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को प्रस्तुत किया था। ठीक,
आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन आदर्शों का उल्लेख है, किन आदर्शों का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर है, मुझे लगता है कि डी वाला, इसका सही आंसर है डी वाला। तो इसका डी वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना और स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी वाला सही है। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है। तो इसके लिए प्रस्तावना याद होना चाहिए। तो इसका आंसर है संघी। संघी शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य सबसे पहले नहीं आता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 155 हमारा दे रखा है। कह रहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह संविधान का भाग नहीं है, ये गलत है, संविधान का भाग माना गया है। कह रहा कि इसे 1972 में एक संशोधन किया था, नहीं 1976 में इसमें संशोधन किया था, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, संशोधन किया जा सकता है, बल्कि इसके मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। आगे कह रहा है कि यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है, नहीं, गलत है, ये गलत है। ठीक है, संशोधन ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 156 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो बंधुत्व भी है, प्रभुत्व भी है, समानता भी है, समतावाद नहीं है, ये शब्द नहीं है। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जो संविधान में प्रस्तावना है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इसमें एक संशोधन हुआ था 42वां 1976 में। उसके द्वारा इसमें 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में अस्वीकार किया गया है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, तीनों रूप में, यानी हमारा डी वाला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कौन कौन से 3 प्रकार के उल्लेख हैं, कौन सा नहीं है। तो आर्थिक न्याय का उल्लेख है, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय का उल्लेख है, लेकिन सांस्कृतिक न्याय का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक है नागरिकता। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159 कि भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 बी में। तो भारत संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। यह अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों को निर्धारित करता है। जैसे जन्म, हम 5 तरीके से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। जन्म, वंश, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और क्षेत्र समावेशन द्वारा। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में संशोधन किया गया। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 160 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम डेली केवल क्या करते हैं 40 क्वेश्चन करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे भारत का सामान्य नागरिक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का सामान्य नागरिक माना जाता है। तो भारत में विदेशी दूतावास में काम कर रहे भारतीय को इसे नागरिक माना जाता है, क्योंकि वो तो भारत में रह रहा है लेकिन है तो भारत का ही नागरिक ना। दुनिया में बाकी हिस्सों में भारत के राजदूत, ये सही है। ठीक है, तो ए और बी दोनों को भारत का नागरिक, सामान्य नागरिक माना जाता है। तो ये हो गया हमारा संविधान का 40 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम करेंगे अपना भारत भूगोल के 40 क्वेश्चन। तो हम आ गए अपने भूगोल पे, जो कि भारत भूगोल हमारा चल रहा था। तो आज हमारा चौथा दिन है, तो हम 120 से लेकर 160 तक क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, तो हमने 120 तक कर लिया है कि कौन सी मेघालय पठार का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर था पलामू पहाड़ी, मेघालय का भाग नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सही था। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे 121। तो हमें आज 121 से आगे करेंगे 160 तक। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है।
तो इसका सही आंसर है मालवा। तो मालवा पठार पूर्व और पश्चिम दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। नर्मदा, तापी एवं माही नदियाँ इस पठार को पश्चिम की ओर अरब सागर में गिराती हैं, जबकि चंबल और सिंध केन नदियाँ अपना जल यमुना में गिराती हैं, जो इनके जल को लेकर गंगा में गिराकर पूर्व में बंगाल खाड़ी में पहुँचती है। तो इसका सही आंसर होगा मालवा। तो मालवा ऐसा पठार है जिससे दोनों ओर पानी गिरता है, पश्चिम में और पूर्व में भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 है हमारा, कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दुनिया की छत कहा जाता है? किस क्षेत्र को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है? ठीक है। तो सही आंसर है तिब्बत। तो तिब्बत का जो पठार है, तो तिब्बत के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। तिब्बत के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। यह पठार उत्तर से दक्षिण करीब 1000 किलोमीटर लंबा है, जबकि पूर्व से पश्चिम 2500 मीटर चौड़ा है। मध्य एशिया में स्थित इस पठार की समुद्र तल से ऊंचाई 4500 मीटर है। तिब्बत के पठार को चीनी नाम कोंगलिंग है, यानी चीनी नाम इसका कोंगलिंग है। इसे पामीर का पठार भी कहा जाता है। जो तिब्बत का पठार है उसे पामीर का पठार भी कहा जाता है और इसे दुनिया का छत कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 हमारा। अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक शुरू हो गया, घाटी। तो कह रहा है कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहते हैं? तो हिमालय और शिवालिकों के बीच में स्थित घाटी को क्या कहा जाता है? तो दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, पाटलिदून। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 124, कि निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है सिक्किम। तो युमथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 125 देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? इसका सही आंसर है डांग घाटी। ये इंपॉर्टेंट है। डांग घाटी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। तो डांग घाटी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है, जो नेपाल के डांग जिले में स्थित है। डांग घाटी नेपाल में है। डांग घाटी को स्वदेशी थारू लोगों द्वारा बसाया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 126, कि पर्यटक स्थल अर्कू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो अर्कू घाटी दक्षिण भारत के किस शहर के निकट स्थित है? इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। तो अर्कू घाटी आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। अर्कू घाटी विशाखापट्टनम शहर से लगभग 111 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऊटी जो है हमारा आंध्र प्रदेश में हमारा ऊटी है। आगे क्वेश्चन है हमारा, कि निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है? नहीं है, हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो साइलेंट वैली हिमाचल प्रदेश में नहीं है, क्योंकि ये केरल में है। साइलेंट वैली केरल में है, सबको पता है, केरल में है। साइलेंट राष्ट्रीय उद्यान भी साइलेंट नाम से है, तो ये केरल में है। फिर मरखा घाटी हमारा हिमाचल प्रदेश, चुम्बी घाटी हिमाचल प्रदेश, मलाड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो मलाड़ा, मरखा, चुम्बी घाटी ये हिमाचल प्रदेश में, और साइलेंट घाटी हमारा केरल राज्य में स्थित है। ठीक है। तो मैंने कहा था कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी है केरल में। आगे क्वेश्चन है हमारा, कि युमथांग घाटी भारत के किस राज्य में है? तो इससे पहले हमारा क्वेश्चन आ चुका है सिक्किम। तो ये मुझे लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो सिक्किम राज्य में युमथांग घाटी हमारा सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है। इसी घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है। जो युमथांग घाटी है इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। तो गांधी कोटा की विशाल घाटी, गांधी कोटा की विशाल घाटी। आंध्र प्रदेश के गांधी कोटा की घाटी को विशाल घाटी कहा जाता है। आप चाहे तो इसे अपने रफ में लिख सकते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसकी खासियत यह है कि ये 300 फीट पेन्नार नदी पे बहती है। ये 300 फीट नीचे पेन्नार नदी पे बहती है। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, फिर आ गया वही वाला, कि गंडीगोटा घाटी जिसे भारत की बृहद घाटी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, जिसे ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया हमको पता होना चाहिए। ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में है, पेन्नार नदी के तट पर, पेन्नार नदी पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है।
तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित एक दर्रा है? पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित एक दर्रा है। सही आंसर है बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल जो है वो पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। तो यहाँ से हमारा दर्रा शुरू हो गया है। तो पीर पंजाल जो है वो पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। तो बनिहाल पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित एक दर्रा है। यह बनिहाल और कांजीकुंड को जोड़ने वाला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पीर पंजाल रेंज में स्थित है। ठीक है, जवाहर सुरंग इसी दर्रे पर स्थित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि मनीला को माहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाला सुरंग कौन सी है? मनीला को माहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाला सुरंग कौन सा है? तो अटल रोड सुरंग। अटल रोड सुरंग मनीला को माहौल स्पीति से जोड़ता है। ठीक है, अटल रोड सुरंग मनीला को माहौल स्पीति से जोड़ता है। ये 9 किलोमीटर लंबा है, 9.02 किलोमीटर लंबा है, 300 मीटर इसकी ऊंचाई है और दुनिया की सबसे अधिक लंबी राजमार्ग सुरंग है। और ये दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ठीक है, यह रोहतांग दर्रे के पास पश्चिम में से होकर गुजरती है। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में आती है। आगे क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी का भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों में जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी और हिमाचल के लाहौर स्पीति घाटी को जोड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है मंगसा धुर्रा दर्रा। तो मंगसा धुर्रा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक, आगे हम देख लेते हैं। तो जो बोमडीला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बारालाचा हिमाचल प्रदेश में है। तो क्या है, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? इसका सही आंसर है काराकोरम। काराकोरम भारत और चीन के बीच स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से आप दर्रा देख सकते हैं एक बार। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, नीति माना दर्रा उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है कि बारालाचा दर्रे के कह रहा है कि बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्र और भागान्यून में से कौन सी नदी बनाती है? तो चिनाब नदी। आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर स्थित पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिणी हिमालय के मैदानों से जोड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बनिहाल दर्रा है। तो ये सही आंसर है बनिहाल दर्रा। ठीक है, 138 है हमारा निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वतमाला क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है? इसका सही आंसर है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल बनिहाल दर्रा। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाला गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। आगे हमारा है कि एक बड़ा पर्वतीय दर्रा फोटूला जो समुद्र तल से 4108 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? तो इसका सही आंसर है डी लद्दाख। लद्दाख जो फोटूला है वो लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दिफू दर्रा किस सीमा रेखा पर स्थित है? सही आंसर है मैकमोहन रेखा पे। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। ठीक है, तो जो दिफू दर्रा है वो मैकमोहन रेखा की सीमा पर स्थित है। भारत म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय बनाता है। फिर पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु और केरल। जो पालघाट दर्रा है, पालघाट दर्रा वो तमिलनाडु और केरल राज्य को मिलाता है।
आगे क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 143। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चीन और म्यांमार के जंक्शन को त्रिजंक्शन सीमा पर स्थित है? तो दीफू दर्रा, सही आंसर है दीफू दर्रा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 144 कि खारदुंग ला पास किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? खारदुंग ला दर्रा किस पर्वत श्रेणी से स्थित है? तो इसका सही आंसर है लद्दाख। तो लद्दाख में खारदुंग दर्रा है, ठीक है। इस दर्रे की ऊंचाई लगभग 5359 मीटर है। यह लद्दाख सीमा पर लेह के उत्तर में स्थित है। श्योक एवं नुब्रा घाटी के बीच इसकी प्रवेश द्वार है, ठीक है। आगे है कि फोटुला दर्रा हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? फोटुला दर्रा, ये फोटुला दर्रा, इसका सही आंसर है जास्कर। तो फोटुला पहाड़ी एक दर्रा है जो हिमालय की जास्कर श्रेणी में स्थित है। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर स्थित है। आगे है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? इसका सही आंसर है लिपुलेख, उत्तराखंड से संबंधित है। रोहतांग सिक्किम से नहीं है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश से है। बोमडिला उत्तराखंड से, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश से है, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। फिर नाथुला हमारा सिक्किम से, नाथुला सिक्किम से, नाथुला सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से नहीं। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? नाथुला, सिक्किम को चीन से जोड़ता है नाथुला, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर है लिपुलेख दर्रा। तो जब लोग कैलाश की यात्रा करने जाते हैं तो मानसरोवर के पास लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा भारत एवं हिमालय पर्वत श्रेणियों का एक प्रमुख दर्रा है। लिपुलेख दर्रा भारत उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत तलकोटा से जोड़ता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा करने वाले यात्री अपनी यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे के मार्ग का प्रयोग करते हैं। लिपुलेख दर्रा भारत एवं चीन के मध्य व्यापार के मार्ग में रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 कि यहाँ पे गैप दे रखा है, पूछ रहा है कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है? सही आंसर है मुलिंगला। अगला है कि त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम, त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम, तो बुमला दर्रा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है? सही आंसर है पालघाट दर्रा। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच पालघाट दर्रा है, ठीक है। पालघाट दर्रा तमिलनाडु और कोयम्बटूर तथा केरल के कोझिकोड को जोड़ता है, यानी तमिलनाडु और केरल के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 152 है हमारा कि बोमडुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। बोमडुला, दीफू और यांगपा, बोमडुला, दीफू और यांगपा अरुणाचल प्रदेश। बारालाचा, सिपकिला और रोहतांग हिमाचल प्रदेश। तुजू मणिपुर, नाथुला और जेलेपला सिक्किम। काराकोरम, जोजिला, बनिहाल जम्मू कश्मीर। पालघाट और सेनकोट्टा केरल। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? सही आंसर है पलक्कड़ की खाई, ठीक है। जो गोलान घाट दर्रा है उदयपुर और सिरोही को जोड़ता है। चोरला दर्रा गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र को जोड़ता है। मलसेज घाट दर्रा पश्चिम घाट को सह्याद्री से जोड़ता है। 154 हमारा है कि डक्कन पास इनमें से किसके बीच स्थित है? सही आंसर है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। जो हमारा डक्कन पास है वो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। आगे हमारा है कि पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल में स्थित है, पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल में स्थित है। सही है पालाघाट। तो पश्चिम घाट ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के 6 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में फैला है। पश्चिम घाट में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार नदियों का उद्गम होता है, जो संपूर्ण दक्षिण भारत की सिंचाई की जीवन रेखा है। 24 किलोमीटर की लंबाई के साथ पालघाट खाई पश्चिम घाट का प्रमुख अंतराल है। यहाँ चाय, कहवा, रबड़ और यूकेलिप्टस जैसी वाणिज्यिक कृषि की जाती है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा
दिए गए स्थान से सही तरीके से मेल नहीं खाता है। तो आंसर सी शिवकिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश दिखा रहा है, लेकिन शिवकिला दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश है। तो जोजिला जम्मू कश्मीर, माना दर्रा उत्तराखंड, शिवकिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम। ठीक है, आगे हमारा अगला टॉपिक भारत की तट रेखा। तो लिखा है कि मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को क्या कहा जाता है। तो जो मुंबई से जो ये मुंबई, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे गोवा, मुंबई से गोवा के बीच में जो भारतीय तट है उसे क्या कहा जाता है, उसे कोंकण तट कहा जाता है, कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट इसकी स्थिति वाले राज्य को युग्मत गलत है। जो गोवा तट है वो कर्नाटक राज्य को कहते हैं, काठियावाड़ तट गुजरात, कोंकण तट महाराष्ट्र के किनारे है, मालाबार तट केरल के किनारे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा के बीच है, इंडोनेशिया और सुमात्रा के बीच, यानी ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया और सुमात्रा के बीच में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ग्रैंड जल संधि, ग्रैंड जल संधि। तो 8 डिग्री चैनल हमारा मालदीव और मिनिकॉय के बीच, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच, दक्कन चैनल अंडमान और लघु दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच, ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार के बीच, कोको चैनल उत्तरी और अंडमान और म्यांमार के बीच। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है, अंडमान को निकोबार से। तो 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो ये हो गया हमारा भारत भूगोल के 40 क्वेश्चन। तो हम आ गए 160 पे। तो ये दोनों हमारा 120 क्वेश्चन आज का मेरा टारगेट पूरा हो गया। तो आई होप कि आप लोग भी कर लीजिएगा। ठीक है।